उदयपुर जैसी ही वारदात का खुलासा हुआ है महाराष्ट्र के अमरावती में। राजस्थान के उदयपुर के बाद अब महाराष्ट्र के अमरावती के सरतन से जुदा वाली सोच का हत्याकांड सामने आया है। अमरावती में हुई घटना को अघाड़ी सरकार की पुलिस रोड रॉबरी बताती रही। अब सरकार नहीं रही तो पता चला है कि एक केमिस्ट को उसी की तरह मारा गया जैसे उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या की गई थी। राजस्थान की गहलोत सरकार पर उदयपुर हत्याकांड के बाद कई सवाल खड़े हुए। अब महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार के तौर तरीकों पर भी वैसे ही सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या हिंदू होने की वजह से अमरावती में उमेश कोल्हे की गर्दन को चाकू से काट दिया गया? क्या अघाड़ी सरकार तालिबानी सोच के हत्यारों का तुष्टीकरण करती रही? ये तमाम सवाल है। अभी तक उमेश कोल्हे मर्डर केस में हमने 6 आरोपियों को अटक किया है। उसके तपास से हमें यही पता चला है कि श्रीमती नुपुर शर्मा के बारे में जो उमेश कोल्हे जी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, उसी वजह से ये गुनाह गढ़ा है। सर मतलब आप बताइए मुझे, तपास एनआईए की तरफ गया, उसके बाद में आप बता रहे, लेकिन अभी तक पुलिस ने 10 दिन तक 12 दिन तक इसकी पुष्टि नहीं, तपास पुलिस के पास है। सर इसकी एटीएस भी जब्ती कर रही है सर। तो आपने सुन लिया ये डीसीपी का बयान, जो ये कह रहे हैं कि 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वजह भी साफ साफ बता रहे हैं। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं महंत बालक दास, सांसद बीजेपी, अवनीजेश अवस्थी, राजनीतिक विश्लेषक, फराह फैज, अध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम महिला संघ, तस्लीम रहमानी, अध्यक्ष एमपीसीआई, और मुस्ताक मलिक, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। महंत बालक नाथ जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। उदयपुर के बाद अब अमरावती में इस तरीके की घटना, इस तरीके की वारदात सामने आई है, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप? देखिए, जिम्मेदार तो वर्तमान जो पूर्व सरकार थी वहां पर, जो शिवसेना और अघाड़ी सरकार के कांग्रेस और अन्य दलों के साथ में मिलकर जो सरकार बनी थी, इसी के कारण तो वो सरकार आज वहां पर अस्तित्व में नहीं है। और इसी के कारण शिवसेना में जिस प्रकार की टूट हुई, शिवसेना से वहां के उनके विधायक जो है कि उनको दल को छोड़कर और एक तरह से वास्तविक शिवसेना उन्होंने बताया अपने आप को, तो आज उन्होंने नई सरकार बनाई है। और यही सब 2.5 साल से वहां पर हो रहा था कि वहां पर भी तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा था और वहां पर भी एक संप्रदाय विशेष के लोगों को उनका विशेष ध्यान रखा जा रहा था। और उद्धव जी मतलब जिस तरह से उनकी एक विचारधारा रही, उनके पिताश्री का पूरा देश सम्मान करता है, लेकिन उनके बताए नक्शे कदम पर न चलकर, और उनका तो केवल यही ध्येय था कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का कि हमारे राष्ट्र की और हमारे राष्ट्र की संस्कृति को हम सबको आगे बढ़ाना है और हम सबको मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाना है। वो किसी भी धर्म का या किसी भी व्यक्ति का अनादर नहीं करते थे, लेकिन उसके साथ साथ में किसी का दुर्व्यवहार भी नहीं सहन करते थे और उसका जवाब उसी की भाषा में वो देना जानते थे। उसी रूप में शिवसेना को पूरा देश देखता था, लेकिन उद्धव जी ने उस रूप में आगे उसको नहीं बढ़ाया, जिसका परिणाम है कि वहां पर आज सरकार परिवर्तन हुई है और भारतीय जनता पार्टी के साथ में पुनः सरकार बनी है। ये सब माहौल जो देश में खड़ा किया जा रहा है, मैं बार बार आपको कहता रहा हूँ करौली की घटना से ही, ये माहौल देश में विपक्ष के लोगों के द्वारा खड़ा किया जा रहा है, सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। आप देखेंगे कि 2014 से पहले की हिस्ट्री देखेंगे देश की, तब ऐसी घटनाएं हमको सांप्रदायिक घटनाएं आम सुनने को मिलती थी, लेकिन 2014 से लेकर और वर्तमान कुछ समय से पहले तक ऐसी घटनाएं हमें सुनने को नहीं मिलती थी। एक समान रूपी वातावरण पूरे देश में निर्मित हुआ, सब लोग मिलकर एक साथ आगे बढ़ने का काम करने लगे और एक राष्ट्र भावना, एक देश भावना, एक संस्कृति की भावना देश में आगे बढ़ी। बालक नाथ जी, आप कह रहे हैं कि विपक्ष, इन विपक्ष के, बिल्कुल आप आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, माहौल बिगड़ रहा है, लेकिन सर सरकार आपकी है, जिम्मेदारी समझनी होगी कि देश का माहौल ना बिगड़े। खैर, तस्लीम रहमानी साहब, सवाल मेरा ये है, ये कैसी मानसिकता के लोग हैं या ये मानसिकता का जन्म हो कहां से रहा है जो देश में ऐसी वारदातें हो रही हैं, ऐसी जघन्य अपराध हो रहे हैं? देखिए, ये मानसिकता तो गैर इंसानी है, बिल्कुल सीधे लफ्ज़ों में। और इसका कोई भी इसका न सिर्फ ये कि समर्थन नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके खिलाफ जो भी मुल्की कवानीन हैं उनका इस्तेमाल होना चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें बिल्कुल भी कोई दो राय, कोई इफ एंड बट का कोई सवाल नहीं है। जो अमरावती का किस्सा आज सामने आया, इसको भी अब 10 दिन गुजर चुके हैं। बहरहाल मैं एक बात हमेशा से कहता रहा हूं कि
जो टेररिज्म के वाक़यात हैं या तशद्दुद के जो इस किस्म के वाक़यात अब ये सामने आए हैं, इन दोनों वाक़यात में अगर हम इसे सियासी एंगल से देखना शुरू कर देंगे तो इसे हम रोक नहीं सकेंगे कभी भी। 10 दिन पहले जब अमरावती में ये बदकिस्मत वाक़या पेश आया तो बहरहाल वहाँ पर जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो भी इंडिपेंडेंट हैं, अपोजिशन से ही ताल्लुक़ रखती हैं, और भारतीय जनता पार्टी खुद वहाँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोजिशन उस वक्त थी जो अब सरकार की साझीदार हुई है। 106 उनके मेंबरान असेंबली रहे हैं। तो अगर यहाँ राजस्थान में भी बीजेपी अपोजिशन में है तो राजस्थान में वो मुद्दे को उठाते, वो उनका डेमोक्रेटिक राइट है, राइटली दे रेज द इशू, बहुत अच्छा है, उठाना चाहिए। तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं उठाया था ये इशू उस वक्त? तो मैं ये सीधे कहना चाहता हूं, बालाकनाथ जी बहुत ही मोहतरम मेंबर पार्लियामेंट है, आपकी खिदमत में भी मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि इशू को अगर हम पॉलिटिसाइज कर देंगे तो कहीं ना कहीं हम कंप्रोमाइज कर लेंगे टेररिज्म से लड़ाई में और तशद्दुद से लड़ाई में। चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे ही देखकर हमें इन्वेस्टिगेट करके लोगों कानून को अपना काम करने देना चाहिए। इसको डेविएट करने की या पॉलिटिकल उसमें एंगल ढूंढने की कोशिश हमको करनी नहीं चाहिए। ये देश हित नहीं है, ये मेरा ख्याल है। ठीक है, आप कह रहे हैं इसमें पॉलिटिकल चीजें हमें नहीं देखनी चाहिए, लेकिन सवाल मेरा मानसिकता को लेकर था कि ये जो मानसिकता है इसे कैसे जड़ से काटा जाएगा। अविनेश जी, अवस्थी जी, आप जरा समझाइए कि ये जो अभी तस्लीम रहमानी साहब कह रहे थे, सख्ती से करना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, हर मानसिकता को बदला जा सकता है। ठीक है, तस्लीम रहमानी कह रहे हैं कि ये मानसिकता को बदला जा सकता है, कानून को अपना काम करने दीजिए, इसमें राजनीति ना ढूंढे हम। प्राची जी, एक बार बताइए, तस्लीम साहब सामने बैठे हैं, इनकी कोई सी भी तकरीर आप सुन लीजिए, इनको सारी खामियां, सारी कमियां, सारे दंगे सिर्फ 2014 के बाद नज़र आते हैं। तो सियासत कौन कर रहा था जिसको 2014 के बाद ही सिर्फ इस देश में सारी चीज़ें नज़र आ रही थीं, वो आदमी आज ये कह रहा है कि इसमें सियासत ना ढूंढें, इसमें राजनीति ना करें। कौन कर रहा है आप ये बताइए? जिसने नूपुर शर्मा को बलात्कार की धमकी दी है उस पर कौन सा एक्ट लगना चाहिए? पॉस्को लगना चाहिए? सरेआम फांसी दी जानी चाहिए उसको? क्या क्यों नहीं लगा अब तक? कितने सोशल मीडिया पे कितने लोग हैं ऐसे? एक सेकंड, रहमानी साहब आप अपने समय पे बोलिएगा। आप अपने समय पे बोलिएगा। मैं जानता हूं कि कौन सी कोर्ट ने सुओ मोटो केस लिया। ये कौन सी कोर्ट है जिसने सुओ मोटो केस लिया ये कि जिसने इसको धमकी दी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इमीडिएट अरेस्ट किया जाए, उसके खिलाफ पॉस्को एक्ट लगाया जाए। आप ये कह रहे हैं, आज आपको कह रहे हैं कि वहां तो ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग था तो उसने क्यों नहीं उठाया? बाकी जगह आप कहते हैं सरकार क्या कर रही थी, यहां आप कह रहे हैं, महाराष्ट्र में कह रहे हैं ऑपोजिशन क्या कर रही थी। यह है सियासत तस्लीम रहमानी आपकी। उत्तर प्रदेश में होगा तो कहेंगे सरकार क्यों कर रही थी ऐसा, महाराष्ट्र में होगा तो ऑपोजिशन क्यों नहीं कर रही थी ऐसा। यह होती है सियासत। और आप खुद सियासतदान हैं, आप तो इलेक्शन लड़ते हैं। यह बात दूसरी कि आपको सिर्फ 149 या 148 वोट मिले थे, वो एक अलग बात है, लेकिन आप इलेक्शन लड़ते रहे। आप शायद आप कहते हैं कहीं गाजीपुर में भी कहीं लड़े थे जाकर के, वहां भी हारे थे आप, वो एक अलग बात है। लेकिन आप तो खुद राजनेता हैं, आप तो इलेक्शन लड़ते हैं। आप कह रहे हैं कि सियासत नहीं करनी चाहिए। सियासत कहां नहीं हो रही है आप ये बताइए। और अब तो एक केस का तो फैसला ही हो गया कि अब जो भी होगा इस देश में, दंगा फसाद, मार पीट, हत्या, वो एक वक्तव्य की वजह से होगी, नूपुर शर्मा की। उसके पहले तो ये देश इतना शांत था। बिल्कुल अवस्थी जी, देखिए कोशिश तो यही करनी है कि इन बयानों को ना हवा दी जाए। कोशिश तो यही करनी है कि लोगों में जो नफरत पैदा हो रही है उसे खत्म किया जाए। तस्लीम रहमानी जी, आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। मुस्ताक मलिक साहब जी, मैं सीधे से कहना चाहता हूं कि मैं अगर ये कह रहा हूं कि अपोजिशन को वहां अपना रोल प्ले करना चाहिए था, तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर सरकार ने कोई नजरअंदाज किया है चीजों को, तो अपोजिशन इसीलिए होती है कि वो उठा दे। और अगर अपोजिशन ने उठाया, सरकार नहीं कर रही, तो सरकार से हम ये सवाल करेंगे। बिल्कुल सही है। दूसरी बात जो हमारे अवजीनेश जी कह रहे हैं, हमने 2014 से नहीं उठाए, मेरी तकरीरें सारी उठा के देख लीजिए। मैंने मुरादाबाद भी उठाया है, भागलपुर भी उठाया है, नीली भी उठाया है, और बलियाना और हाशापुरा भी उठाया है। मैं किसी को, मैं सच बोलने पे सच ही बोलता हूं, और सच को के सिवा मैं कुछ बोलता नहीं हूं। इसलिए मुझे कांग्रेस और बीजेपी दिखाई नहीं देती। मैं पॉलिटिक्स करता हूं, लेकिन पॉलिटिक्स करता हूं देश हित की पॉलिटिक्स। मैं देश के खिलाफ जाके या देश को नुकसान पहुंचाने वाली। ठीक है तस्लीम रहमानी जी, और देखिए अब तो देश को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, देश पे अब जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, विपक्ष और पक्ष करने से अच्छा ये है कि हम सब लोग आगे आए और ऐसे नफरती जो बयान दिए जा रहे हैं या जो बीज बोए जा रहे हैं उसको खत्म कर दें। मैं आऊंगी अवस्थी जी आपके पास, और भी
भी मेहमान है, आपने जरा रहमानी एक साहब रिएक्शन। को जवाब का मौका दिया ना, तो मुझे भी दीजिए जरा 10 सेकंड दीजिए। रहमानी साहब आप इतना सुन लीजिए कि मैं आप जो कह रहा हूं ना, इस देश में रहने वाले उन लोगों को जो देश के शीर्षस्थ पद पर रहने वाले थे, उनको 2014 के बाद इस देश में खतरा नजर आ रहा है हिंदू मुसलमानों के रहने का। आमिर खान जैसे लोगों को, उनके परिवार को 2014 के बाद रहने वाला है। उसके बाद आप देखिए लंबी लंबी तकरीरें और लंबे लंबे लेटर और अवार्ड वापसी। इसलिए मैंने कहा आपको, और आप उनके हमेशा साथ खड़े रहे। चलिए ठीक है, इस पर बहस कर लेंगे। मुश्ताक मलिक साहब, आपको चर्चा में ले आते हैं, चूंकि आप मुस्कुरा भी रहे थे जब अवस्थी जी ने अपनी बात शुरुआत की थी। मेरा तो सवाल इस विचारधारा को लेकर है, मेरा सवाल तो जो देश में हो रहा है इन हालातों को लेकर है कि किसको जिम्मेदारी समझनी है, कौन आगे आएगा और कैसे इन नफरती बीजों को फेंका जाएगा उखाड़ कर। देखिए प्राची जी, नफरत से देश नहीं चलता। देश तो मोहब्बत से चलेगा, प्यार से चलेगा, आश्ती से चलेगा, एक दूसरे का एहतराम करने से चलेगा, और एक दूसरे के धर्म का भी एहतराम करना पड़ेगा। इंसानियत यही सिखाती है। अभी अवस्थी जी कह रहे थे कि 2014 से पहले देश बहुत पुरअमन था, लेकिन 2014 से पहले इस तरह का देश नहीं था जिस तरह का देश आज है। और फिर ये सबसे अहम बात है कि नुपुर शर्मा जैसी औरत को ये ग्रीन चिट देने की बात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट पर सवाल भी उठा रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को माफी मांगनी पड़ेगी। ऐसा क्या? मुल्क के वातावरण को इन्होंने तबाह किया और बर्बाद किया। इसको सिर्फ समझिए कि नुपुर शर्मा नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है माफी मांगना चाहिए। मुश्ताक मलिक साहब, नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा तो इन पर क्या होना चाहिए? इन पर कौन, सुप्रीम कोर्ट के नाम से झूठ बोलने का इन पर कौन सा मुकदमा चलना चाहिए? अगर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में ये नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में नहीं है ये, तो प्राची जी, तस्लीम अहमद रहमानी जी, बाबा बालकनाथ जी, आप सांसद हैं, आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के नाम पर झूठ बोलने वाले के ऊपर कौन सा मुकदमा चलना चाहिए? नहीं घुसती, मुझे नहीं मालूम, मैंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पढ़ा। मैं कह रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा, बीजेपी और आरएसएस के बारे में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं कही, तो उनके ऊपर कौन सी धारा का मुकदमा चलना अवस्थी चाहिए? साहब वो ये कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को अगर कहिए तो बीजेपी को भी माफी मांगनी चाहिए। वो ये ऐसी बातें अपनी कह रहे हैं। मुश्ताक नहीं नहीं मलिक नहीं साहब, नहीं, प्राची जी, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाजपा और आरएसएस को माफी मांगनी चाहिए। ठीक है मुश्ताक मलिक साहब, देखिए यही तो विडंबना है ना। सवाल मैंने विचारधारा को लेकर किया, आप पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर। मुश्ताक मलिक साहब, इसी बात पर तो दुख होता है। मैं तो इंतजार कर रही थी सर कि आप बोलेंगे उन घटनाओं पर जो इस देश में हो रही है, निंदा कर देंगे कम से कम टीवी पर बैठकर। तो फराह फैज साहब, फराह फैज जी, मैं ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। फराह फैज जी, आप सुन रही हैं इस पूरी चर्चा को, मैं वही सवाल आपके पास भी लेकर आऊंगी। कौन लोग हैं जो नफरत के बीज बो रहे हैं इस अमन के प्यारे देश में? देखिए, मैं तो अभी जैसे तस्लीम रहमानी जी ने कहा कि इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए, पॉलिटिकल एंगल नहीं देना चाहिए, मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूं, क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा है ही नहीं। ये जो मुद्दा है वो है विचारधाराओं का, और ये विचारधारा या जो घटनाएं हो रही हैं या जो भी लोग ये घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जो आप उनको देखिए कि उनकी जो बैकग्राउंड है या उनकी जो परवरिश है या उनकी जो शिक्षा है वो किस माहौल में हो रही है। इस सब की जिम्मेदार जो है वो शिक्षा है जो उनको दी गई है, और इस सब की जो जिम्मेदार है, मुझे कहने में कोई ओरेज नहीं है कि इस सब की जिम्मेदार जो है वो मदरसा एजुकेशन है। अगर मदरसा एजुकेशन को लिबरल किया जाए और वहां उसका सिलेबस चेक कर लिया जाए और वहां एक चेक पॉइंट लगाया जाए, तो इस तरह की तशद्दुद की जो घटनाएं सामने आती हैं वो बिल्कुल सामने नहीं आएंगी। मुश्ताक मलिक जी, जब आप बात कर रहे थे मैंने इंटरवीन नहीं किया था, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप जो है झूठ को ढांकने की कोशिश मत कीजिए, सच को छुपाने की कोशिश मत कीजिए। नहीं, सच को नहीं छुपाइए। ये कौम के युवाओं का, ये कौम की लड़कियों का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। ये तुष्टीकरण, सब कहते हैं कि तुष्टीकरण की नीति है। तुष्टीकरण किसको किया जा रहा है? नहीं, किन लोगों का तुष्टीकरण किया जा रहा है? हर इस तरह की घटना के पीछे मुस्लिम युवक ही क्यों निकलते हैं? इस घटना के पीछे मुस्लिम। मुश्ताक मलिक जी, सुन लीजिए ना, आपकी बात पे कोई नहीं बोला था, मैं फिर आपको काउंटर करने का मौका दूंगी। आप चुप हो जाइए,
आप स्वतंत्र हैं, आपने अपनी बात कही, आपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो बात है उनके जो ऑब्जर्वेशन है उनको भी आपने गलत तरीके से पेश किया। मैंने कुछ भी नहीं कहा, जबकि मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हूँ बाकायदा। उसके बाद मैंने चुपचाप सुनी है। आप स्वतंत्र हैं, आपने अपने विचार रखे, मैं अपने विचार रख रही हूँ जो बिल्कुल सही है। जिस दिन हम मदरसा एजुकेशन पर एक चेक लगा देंगे कि वहां का क्या सिलेबस है, मेरे पास बाकायदा दारुल उलूम देवबंद की सिलेबस की बुक्स हैं जिसके इंट्रोडक्शन में यही सिखाया जा रहा है, यही पढ़ाया जा रहा है, भगवा के खिलाफ हम अलग हैं। आप 28 और 29 मई का मौलाना मदनी का स्टेटमेंट सुन लीजिए। उन्होंने कहा, मुश्ताक मलिक जी, आप भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को बता रहे थे ना सर, मैंने मौका दिया था आपको, काउंटर आप कर लीजिएगा। हमारी वेशभूषा अलग है, क्यों अलग है भाई? ठीक है फराह फैज जी, आप कह रही हैं जड़ में जाना होगा। ठीक है फराह फैज जी, आप कह रही हैं जड़ में जाना होगा, जड़ क्या है ये हम सबको पहचानना होगा। मुश्ताक मलिक जी, आप दे लीजिए जवाब, फिर आप कहेंगे मैं आपके पास नहीं आई, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं। देखिए प्राची जी, ये कह रही है कि देवबंद में पढ़ाया जाता है कि भगवा के खिलाफ। जरा इनसे पूछिए, कभी देवबंद की सूरत देखी है? कभी कोई कुरान पढ़ी है? कभी कोई हदीस पढ़ी है? मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, रहने वाली भी यही क्यों, मैं सहारनपुर की रहने वाली हूँ। आप मेरे से कहाँ से लेकर आई है? ये कहाँ से लेकर आई है? बुक्स हैं, जरा बुक निकाल देना, मेरे पास बाकायदा बुक्स हैं और मैंने सिलेबस पढ़ा हुआ है। इवन मैंने उस सिलेबस को चैलेंज भी किया था कि ये नहीं, जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था, जब मुझ पर अटैक हुआ था और मेरा एक्यूज पकड़ा गया था, वो खुद देवबंद से रिलेटेड था, वो खुद मदरसा का छात्र था, तो किस लिए हम लोगों को टारगेट बनाया जाता है? जो लोग किसी बात को कह देते हैं उसको टारगेट बना दिया जाता है। क्यों हम लोगों को टारगेट बनाया जाता है और क्यों हमारे जो एक्यूज? ठीक है मुश्ताक मलिक साहब, हम सब लोग मुश्ताक मलिक साहब, मुझे लगता है आप मुश्ताक जी ने अभी इनको जाहिल कहा और हम सब लोग सुनते रहे। यही है ना सच्चाई? वो उनकी परवरिश है, यही सच्चाई है ना? प्राची जी आप बताइए। मुश्ताक मलिक साहब, देखिए आपने शब्दों की रोका मर्यादा। मुश्ताक जी को, मुश्ताक कि आप जी जाहिल नहीं कह सकते मेरे शो में। ठीक है, मेरे शो में किसी मेहमान को आप जाहिल नहीं कह सकते। मैं कर रही हूँ अवस्थी जी, मैं बात कर रही हूँ। देखिए बात यह है कि अगर आप सब लोग डिबेट में हैं तो आपको मर्यादा रखनी होगी। और मुश्ताक मलिक साहब, जब मैंने आपसे सवाल पूछा था तो आपने मुझे गोल गोल घुमाया था सर, आपने मुझे गोल गोल घुमाया था। खैर, महंत बालकनाथ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए मैम, ये बात यथार्थ है जो मैंने बार बार कही कि 2014 से लेकर अब तक जिस प्रकार से आज हिंदू समाज को 2014 के बाद में न्याय मिलना शुरू हुआ, भगवान राम मंदिर का निर्माण अब से पहले क्यों नहीं हुआ? ये सोची समझी जानबूझकर उसको निर्माण कार्य को रोका जा रहा था। हमारे दैविक स्थानों की जो पूजा, हमारे दैविक स्थानों की जो परंपरा या हमारे पौराणिक देवी स्थान थे, उनको आज देश के सामने लाया जा रहा है और कानूनन लाया जा रहा है। ये नहीं कि कानून के खिलाफ कोई काम किया जा रहा है, कानूनन लाया जा रहा है। इन सभी विषयों से आज इनको तकलीफ होने लगी है। इन सभी विषयों से जो है कि कांग्रेस सरकार को या विपक्ष की पार्टियों को तकलीफ होने लगी है कि आने वाले भविष्य में ये तो सारा समाज एकजुट हो जाएगा और एकजुट होने के बाद में तुमको तो कोई आगे सत्ता में आने नहीं देगा। तो केवल ये स्वच्छ रूप से, स्वच्छ मन से इन लोगों का यही प्रयास है कि देश को हिंदू मुस्लिम का राजनीति में बांट दो और देश जो आगे बढ़ने का काम आगे बढ़ा है। लेकिन बालकनाथ जी, मैं फिर वही बात दोहराऊंगी, हर चीज विपक्ष पे नहीं डाली जा सकती सर। सरकार में आप हैं, आपसे सवाल पूछा जाएगा और सवाल यही है कि देश का माहौल बिगाड़ने में कैसे कामयाब हो जा रहे हैं इंटरनेशनल ताकतें? फेल्योर कहां पर हो रहा है, ये सवाल तो आपसे जरूर पूछा जाएगा। खैर, तस्लीम रहमानी साहब, देखिए सर, विपक्ष पर हर चीज नहीं डाली जा सकती। आप लोगों के विचार इस प्रकार से लोगों में, आप जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार से जब नुपुर शर्मा का जो बयान हुआ था उसके बाद में देश भर में इन्होंने जुम्मे की नमाज के बहाने हर जगह पर इन्होंने बड़े बड़े जलसे किए। वहाँ की भाषणों की रिकॉर्डिंग निकाल कर देखिए किस प्रकार के भाषण लोगों ने दिए। ठीक है, भाषण और शब्दों की बात आप कर रहे हैं। तस्लीम रहमानी जी, तस्लीम रहमानी जी, की सजा देंगे। मुझे लगता है आपसे मुझे जवाब मिल पाएगा, क्योंकि बाकी तो फिर बहस शुरू हो जाती है और अपने अपने तरीके से बयानों को मोड़ दिया जाता है। मुझे लगता है आपसे जवाब मिल पाएगा मुझे। ये भाषणों पर रोक कब लगेगी? देखिए, बालक मोहतरम सांसद जी पॉलिटिशियन है और जाहिर है कि मेंबर पार्लियामेंट हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जहां एक मानसिकता ये है जो सरतन से जुदा की बात, जालिमाना बात करती है, वहीं दूसरी मानसिकता एक और भी है ना देश में, जो
मई 2014 में ये कहती है कि 800 साल के बाद देश में हिंदुओं की सरकार आई है। ये भी एक मानसिकता है और उसका इजहार आपने भी अभी फरमाया यहाँ कि अभी 2014 के बाद यहाँ पर हिंदुओं को आजादी मिली है। ये आपने भी तकरीबन इसी तरह की बात यहाँ कही। तो अगर हम यहाँ बैठ के नेशनल टेलीविजन पे कच्ची पक्की इंफॉर्मेशन को लेके हम किसी एक मजहब को निशाना बनाएंगे, उसके इदारों को निशाना बनाएंगे, तो एक तो रिएक्शन की मानसिकता आप ही पैदा कर रहे हैं और फिर ये दोनों तरफ जो रिएक्शन की मानसिकता आती है ये तो मुल्क में बेचैनी पैदा करेगी। हमारा नेशनल टारगेट, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारी संस्कृति को माननीय विध्वंस करने का कार्य किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। आप वो सफल नहीं हुए। आप भी हिंदू हैं, आप भी देखिए हिंदू ये हैं, भी आप मानसिकता है ना, मैं इसी की तरफ इशारा कर रहा हूं जनाब कि ये भी एक मानसिकता है जिसका इजहार आप करते हैं और उधर से दूसरी मानसिकता आई चली आ रही है। तो ये मानसिकताएं देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य तय किया है उन्होंने देश के लिए वो है विश्व गुरु होना। क्या विश्व गुरु होने के लिए जो हमारा जो नेशनल टारगेट है, नेशनल टारगेट को अचीव करने के लिए बिल्कुल तस्लीम रहमानी साहब, लेकिन ये बयान कब बंद होंगे, ये जहर कब खत्म होगा, इसका जवाब मुझे किसी से नहीं मिलेगा। इसका जवाब मुझे किसी से नहीं मिलेगा। किसकी गलती? विपक्ष की गलती, सत्ता की गलती, कौन माहौल खराब कर रहा है, इसका जवाब ही नहीं मिल पा रहा मुझे। प्राची जी, ये बयान बंद होने ये बयान बंद होने इसलिए जरूरी है कि अगर प्रधानमंत्री जी के विश्व गुरु बनने के लक्ष्य को जाना है तो इन बयानों को बंद करना पड़ेगा। निंदा करनी होगी तस्लीम रहमानी साहब, निंदा करनी होगी उन तमाम मंचों की जो खड़े होकर बड़े बड़े तकरीरें पढ़ी जाती हैं जहां से नफरत फैलाई जाती है। अवस्थी जी, बिल्कुल उसकी निंदा करनी होगी, उनको रोकना होगा, उनको सजा देनी होगी और उसमें धर्म का चश्मा हटाना होगा। चलिए ठीक है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। आपने तो सर चश्मा हटा लिया। मुस्ताक मलिक साहब से भी पूछूंगी उन्होंने कैसे चश्मा हटाया कि नहीं हटाया, तो नहीं चलेगा। इसी चश्मे को हटाने की जरूरत है। अवस्थी जी, सबसे पहले तो देश के मुसलमान ये कहना छोड़ दे कि हम हिंदू नहीं, हम मुसलमान नहीं है, हम देशवासी। बालकनाथ जी चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं। अवस्थी जी, प्राची जी आपके अरे सुन लीजिए अब रहमानी साहब, आपका हो गया, आपकी आइडियोलॉजी है, उस अरे हो लिया आपका, देश मान ले, ये जरूरी नहीं है। मैं बताता हूं आपको। आपने कहा ये नैरेटिव ये नहीं था कि 800 साल बाद हिंदुओं की सरकार आई है। नैरेटिव ये था कि 800 साल इस देश पे हमने राज किया है, जो आप कहते थे खुलेआम। हालांकि मुझे मालूम नहीं कि 800 साल का गणित आप कहां से लगाते थे, कौन सा था, क्योंकि अंग्रेजों की सरकार को भी आप अपने ही मानते रहे होंगे, इसलिए आपने 800 साल गिने होंगे, क्योंकि आपने ऑन एयर कहा है, ये आपने ऑन एयर कहा। मेरे पास उसका प्रमाण है, भेज दूंगा आपको मैं कि 800 साल हमने इस देश पे राज किया है। मैं उसको 800 साल हमने इस देश के आगे पीछे के जुमले भी बोलिए। मैं वही कह रहा हूं आपको, इसीलिए कह रहा हूं कि इस मानसिकता से आप बाहर निकलिए कि 800 साल हमने इस देश पे राज किया है, हमने इनको गुलाम बनाया है। इस मानसिकता से आपको बाहर निकलना होगा। है ये सच है? नहीं, इस मुल्क की ये सच है ना, ये सच है। अगर ये सच है, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये सच है कि हमने 800 साल इनको गुलाम बना के रखा, तो फिर सच है ये। 800 साल दूसरे नैरेटिव भी सच है ये। 800 साल में अखंड भारत। अगर आपका ये सच है कि ये सच है कि हमने हिंदुओं को गुलाम बना के रखा, उनसे जजिया कर लिया, उनके मंदिर तोड़े गए, उन पर जो चाहा अत्याचार किया, अगर ये सच है तो ये सच है। ये आपकी हिस्ट्री है। नहीं, आपने कहा ये सच है। आपने कहा ये सच है कि हाँ ये सच है कि हमने 800 साल राज किया, आपको गुलाम बना के रखा। आपने कहा ना अभी, ये आपने कहा ना, ये हाँ, मैंने नहीं कहा। ये भी किया नहीं, मैंने नहीं कहा, आपने कहा। ये आप जोड़ रहे हैं। रहमानी साहब सुन लीजिए, आप बोल लिए ना, अब आप बोलिए, आप अपनी बारी में बोल लेना, आप अपनी बारी में बोल लेना। रहमानी साहब, किसी को गुलाम रहमानी साहब आप मेरा जुमला बदल रहे। अरे मैं बता रहा हूं ना, अरे मैं देखा, अरे भैया एक वो क्या मलिक साहब थे जो कह रहे थे, मैं कहता हूँ रिप्ले करके दिखा दीजिए। मैं तो कहता हूँ रिप्ले करके दिखा दो। पड़ जाएंगे ना। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अवस्थी जी और रहमानी जी, अगर हम ऐसे बहस में पड़ जाएंगे की बात करता हूं, तो सर चर्चा का मतलब नहीं होगा। अवस्थी जी, मैं एक चीज प्राची जी इन्होंने बोला है ना, अवस्थी जी हमें पर्सनल बहस में नहीं पड़ना ना, हमें रास्ता निकालना है कि इस देश को कैसे अमन के रास्ते पर फिर से लेकर आए, हमें पर्सनल बहस में नहीं पड़ना। यस, आज वो जरूरी है। ठीक है रहमानी साहब। अवस्थी जी, इसका क्या आपको क्या उपाय नजर आ रहा है? सिंपल सी बात है, अभी जो भी कहता है इस देश के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति, धर्म से पहले राष्ट्र है हमारा। वंदे मातरम पे खड़े नहीं होंगे,
संविधान में कहाँ लिखा है राष्ट्रीय गान पे खड़ा होना चाहिए? जब इस तरीके के सवाल किए जाते हैं ना, जब एक देश में आप रहते हैं, यही लोग कहते हैं कि धर्म हमारा व्यक्तिगत मसला है। जब धर्म व्यक्तिगत मसला है तो सार्वजनिक रूप से राष्ट्रगान हो रहा होता है, तो आप धर्म घर में रख के आइए और राष्ट्रगान पर खड़े होइए आप। तब तो कहते हैं कि नहीं, हमारा धर्म इजाजत नहीं देता। कहते संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि राष्ट्रगान पर खड़े होना है? ये जो मानसिकता है ना, ये मानसिकता से बाहर आइए इस देश में। यहां नहीं, आप एक बात बताइए तस्लीम अहमद रहमानी साहब, आप कहते हैं कि 56 देशों ने नूपुर शर्मा के बयान पर सफाई मांग ली। हमारे कन्हैया लाल की हत्या पर कौन सा देश हमारे सामने आया? आपको तो 56 देशों का है, आपके पास तो 56 देशों का अहंकार है कि 56 देश है हमारे लिए कौन आया? आप ये बताइए, कन्हैया लाल की हत्या पर, उमेश कोले की हत्या पर कौन से देश का राजदूत सामने आया? ये बता दीजिए मुझे। आपको तो है कि 56 देश हैं हमारे। टर्की चले जाएंगे आप, टर्की चले जाएंगे ना आप, टर्की से ले आएंगे फंड, आप वहां से बाहर से फंड आएगा। लेकिन यहां पर कौन बोलेगा हमारे लिए? कौन सा देश बोलेगा हमारे लिए? भारतीय मुसलमानों के स्टैंड से आप, मैं भारतीय मुसलमानों की नहीं, आपकी बात कर रहा हूं। मुझे भारत के मुसलमानों पर पूरा भरोसा है, आप जैसे नहीं है। नहीं, मेरी भी ना आप मत कहिए अपने आप को। भारत के मुसलमान, भारत का मुसलमान जो 2 जून की रोटी बड़ी मुश्किल से कमाता है ना, उसको ये नहीं चाहिए। उसको उसके हाथ में पत्थर आप पकड़ाते हैं, उसके हाथ में पत्थर आप पकड़ाते हैं। नहीं, भारत के मुसलमानों को गाली मत दीजिए आप, भारत के मुसलमानों को गाली मत दीजिए, भारत के मुसलमानों को गाली मत देना बिल्कुल भी। भारत के मुसलमानों को जिम्मेदार मत ठहराना। यही तो खत्म करना है हमें, यही तो खत्म करना है। आप पर्सनल अगर एक दूसरे पर अटैक करते रहेंगे सर, तो फिर मेरे इस डिबेट का, इस चर्चा का कोई मतलब नहीं है। सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। ठीक है रहमानी साहब, कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, लेकिन ये नफरत के बीच कैसे खत्म होंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अपनी थोपने की इस बात पर होता है। दूसरों को सर्टिफिकेट बांटेंगे। आप भारत के मुसलमानों को गैर जिम्मेदार कह रहे हैं। भारत के मुसलमान जिम्मेदार है, भारत का मुसलमान नहीं है जिम्मेदार इसके लिए। आप जैसे लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपको इलेक्शन लड़ना है, आपको एक मुश्त वोट चाहिए, आपको एक मुश्त वोट चाहिए, इसलिए है वो बेचारा मुसलमान, जो बड़ी मुश्किल से 2 जून की रोटी कमाता है, उसके लिए नहीं है ये सब कुछ, उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है ये सब कुछ। आप सुप्रीम कोर्ट पर उनको पूछ रहे थे ना कि क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इख्तियार के नशे में इतना चूर ना हो जाइए कि जो जी चाहे बोल दे। ये उन्होंने आरएसएस का नाम लिया, सत्ता का आरएसएस का नाम लिया, आरएसएस का नाम लिया, आरएसएस का नाम लिया। मैं सत्ता की बात कर रहा हूं। वाह, सत्ता तो आपकी भी है। सत्ताधारी कौन है? सत्ता तो आपकी भी है। सत्ता तो वो, सत्ताधारी कौन है? अरे सत्ता तो वो शीर्ष स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति भी हैं। सत्ता पॉलिटिकल पार्टी की होती है। आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, एक बात बताइए आप मुझे, इस देश के किसी मुसलमान को कोई खतरा नहीं लगता इस देश में रहते हुए? आमिर खान को लगता है, आम मुसलमान कोई कहीं। चलिए मुस्ताक मलिक जी को ले आते चर्चा में। मुस्ताक मलिक जी की बात है, आप मुस्ताक मलिक जी, आने वाले कल की बात करेंगे। मुस्ताक मलिक जी सुनिए, मुझे इजाजत दे। मुस्ताक मलिक जी मुझे बता दीजिए, जिस विचारधारा को लेकर यहाँ चर्चा हो रही है, हालांकि उस पर तो जवाब नहीं आ पा रहा है, आप मुझे लगता है जवाब दे पाएंगे, या फिर आपको भी इन्हीं तमाम सवालों के जवाब देने हैं जो उठाए जा रहे हैं? आप सिर्फ अगर समझिए 1 मिनट खामोश बिठा दे सबको, तो फिर जवाब मिल जाएगा। बोलिए ना सर, आप भी तो इंटरवीन करते हैं। मैंने तो इनके बीच में इंटरव्यू नहीं, देखिए अभी समझिए कि फाटक राम जी, भालक राम जी क्या है बहरहाल कह रहे थे। सर नाम ले लीजिए पहले, हमारे पैनलिस्ट हैं सर, बालकनाथ जी नाम है उनका। इस तरीके का बालकनाथ जी बालक मैं जरा सा ऑडियो जब गड़बड़ कर रहा था, बालक राम जी अभी बालकनाथ जी है सर, बालकनाथ जी सॉरी, बालकनाथ जी अभी समझिए कि बात कह रहे थे कि पहले मुसलमान इस मुल्क का अपने आप को हिंदू मानते। अब ये कौन सी भाषा है? इस भाषा से कोई समझिए कि साहब हल निकलेगा? इस भाषा से हल निकलेगा? आप अगर ये कहेंगे कि इस मुल्क का हर नागरिक, देखिए इंटरप्ट कर रहे हो, आप भी हिंदू थे, आप भी हिंदू थे, वापस अपने घर में वापस आइएगा।
मैं हमने तो अपनी आपको बात निमंत्रण करूं दिया कि है, अनुमत करूं। हमने तो आपको निमंत्रण ये दिया मैं है पहले कि आप भी अपनी अपने बात मूल जरा धर्म को अपनाइएगा। ठंडे से बात तो लेकिन जिस सुन लो प्रकार से यार, रहमानी बात जी ने तो कहा सुन है लो, कि हम बात तो तो सुन लो। आप अगर तो मेरे को बात ये स्पष्ट कर सच्चाई दें कि सुनने रहमानी की जी ने कहा क्षमता कि ही नहीं हमने है तुम मुंह पे लोगों राज में। किया है। ठीक है मुश्ताक मलिक जी, क्या आप मुश्ताक मलिक जी और रहमानी बालक नाथ जी, को चूंकि बात समय मेरे पास करने खत्म हो रहा है सर, ऐसे ही पर्सनल अटैक्स में हम लोग जाते रहेंगे और इस देश का माहौल खराब होता रहेगा। सर सबको एक पेज पर आना है और सबको ये सोचना है कि देश के माहौल को कैसे खत्म करना है, देश के माहौल को कैसे सुधारना है। सर ये हम सबको सोचना होगा, ये जिम्मेदारी जितनी मेहनत बालक नाथ जी की है उतनी ही मुश्ताक मलिक जी आपकी भी है। बहरहाल समय खत्म हो गया है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में आने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।